नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त भारत 24 पर आप देख रहे हैं द रूबिका लियाकत शो। आज सबसे पहले बात होगी जाति जनगणना पर आए कांग्रेस के यू टर्न की। राजीव गांधी जिस नीति का विरोध करते रहे, राहुल गांधी कैसे उसके समर्थन में खड़े हुए हैं, आज साक्ष्य हम लेकर आए हैं। इसके बाद बात होगी दिल्ली के शराब घोटाले की, जिसमें आज दूसरी बड़ी गिरफ्तारी हुई है। संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है। और फिर हम बात करेंगे दिल्ली में चोरी हो रहे गमलों की। सरकारी संपत्ति को अपना मानने वाले अब नहीं तो कब बाज आएंगे? हम अपने बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं? आज तस्वीरों के जरिए आप ही से ये सवाल होने वाला है। लेकिन शुरुआत करेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण खबर से। उससे पहले आपको केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जो संजय सिंह की गिरफ्तारी पर उनके घर मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्या कह रहे हैं सुनवा देते हैं। इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने यही, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की। कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बसों में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल बिजली में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल पानी में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल सड़क बनवाने में पैसे खा गया। इन्होंने इतनी सारी, मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को, एक भी पैसा नहीं मिला। तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त जो भी बातें कह रहे हैं, सरकार पर जो भी आरोप लगा रहे हैं, संस्थाओं पर जो भी आरोप लगा रहे हैं, उन सब को हम सच्चाई के तराजू में तौलेंगे अगली खबर में। लेकिन आज ये खबर हमें लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि एक पार्टी की नीति से जुड़ा हुआ, एक पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ और देश की प्रगति से जुड़ा हुआ ये मामला है। आज देश की जनता को हम राजनीतिक टाइम मशीन में बैठाने वाले हैं। उस वक्त संसद में 1990 में जो बहस हो रही थी वो कैमरा में कैद नहीं हो पाई, इसीलिए वो टाइम मशीन आपके सामने रखूंगी और वो टाइम मशीन पन्नों के जरिए आपके सामने रखूंगी। 1990 में एक बहस हुई थी संसद में और उस बहस को आज आपके सामने रखना जरूरी है। हर उस पार्टी के लिए जरूरी है जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश को जाति और बिरादरी में और उपजाति में बांटने का प्लान बना चुकी है। लेकिन इसके लिए पहले ये 2 तस्वीरें आपके सामने रखना चाहती हूं। एक तस्वीर है 1990 की और दूसरी है 2023 की। 2023 से कांग्रेस के कद्दावर चेहरे राहुल गांधी की ये तस्वीर, और थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए तो 1980 के दशक में कांग्रेस के कद्दावर चेहरे, उनके पिता राजीव गांधी की ये तस्वीर। 1980 के दशक में राजीव गांधी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। एक पिता, दूसरा पुत्र, बेटा। पुत्र बिहार की जातीय जनगणना पर अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है, लेकिन 1990 की कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में ये पन्ने बता रहे हैं कि जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। दुर्भाग्य ये है कि अब के कांग्रेस नेता अपने सलाहकारों की तो सुन रहे हैं, राहुल जी अपने तमाम एडवाइजर्स को तो सुन रहे हैं, लेकिन अपने पिता की नहीं सुन रहे हैं। और आज पिता की ही बातें सुनाने का दिन है। अब आप टाइम मशीन में बैठ जाइए। इन पन्नों में एक एक लफ्ज राजीव गांधी का है, लेकिन चूंकि कैमरे में वो बहस कैद नहीं है तो आवाज मेरी होगी। आवाज मेरी, शब्द राजीव गांधी के।
एक शब्द को भी मैंने आगे पीछे नहीं किया, शब्दशः जो राजीव गांधी ने संसद में, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कहा था, वो आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगी। जो संसद का रिकॉर्ड है वही आपके सामने पेश करूंगी। वीपी सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उनकी सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट जारी की थी। दिन था गुरुवार, तारीख थी 6 सितंबर और साल था 1990। 90वीं लोकसभा का तीसरा सत्र उस वक्त चल रहा था। सदन में नियम 193 के तहत चर्चा शुरू हो गई। टॉपिक क्या था चर्चा का? मंडल आयोग की रिपोर्ट पर फैसला लेना और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के अतिरिक्त युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के उपाय। इस चर्चा में काफी लोगों ने भाग लिया, जिनमें सोमनाथ चैटर्जी थे, वसंत साठे, इंद्रजीत गुप्त, हुक्मदेव नारायण, ये तमाम दिग्गज लोग थे और इन सब ने बहस में भाग लिया। समय शाम को करीब 6:00 हो रहा था। राजीव गांधी बोलने के लिए खड़े हुए। वो उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थे, वीपी सिंह की सरकार मिलीजुली, और उन्होंने क्या कहा, यानी राजीव गांधी ने क्या कहा, अब आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। यह है पहला पन्ना और ये जो हाइलाइटर में आप पैराग्राफ देख रहे हैं, इसी से मैं शुरुआत कर रही हूं। हालांकि शुरुआत उन्होंने इस पन्ने से नहीं की थी, लेकिन उन्होंने कहा, हमारे कई राष्ट्रीय उद्देश्य हैं। यदि हम अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को दिखाना चाहते हैं तो हर एक दल का कुछ ना कुछ भिन्न ही दृष्टिकोण होगा, लेकिन उसमें बहुत सी बातें समान होंगी। और मेरे विचार से इस सभा में कोई भी ये नहीं कहेगा कि पिछड़ेपन को तथा गरीबी को दूर करना हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य नहीं है। मेरे विचार में इस सभा में उपस्थित कोई भी माननीय सदस्य ये भी नहीं कहेगा कि जातिवाद को दूर करना हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य का अंग नहीं है। ये कोई और नहीं, राजीव गांधी के बोल हैं। हम दोनों बातों को याद रखना चाहिए हमें। जब हम गरीबी और पिछड़ेपन और गरीबी की बात को सोचते हैं, तब प्रश्न केवल ये नहीं होता है कि बहुत वर्षों से विद्यमान सामाजिक बुराइयों को दूर करना है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम राष्ट्र की शक्ति को इतनी तेजी से विकसित करें ताकि हम अन्य देशों का मुकाबला कर सकें। ये तभी हो सकता है जब हम अपनी जनता के सभी प्रकार के संसाधनों का सदुपयोग करें। इसमें सबसे कमजोर, पिछड़े हुए तथा अधिक गरीब सभी शामिल हों। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की ये बात कहेगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके गुणों में किसी भी प्रकार से दूसरे बच्चे के गुणों से अंतर होता है। ऐसा नहीं होता है। ये सब एक जैसे होते हैं। अंतर तब आता है जब उन्हें समान अवसर नहीं दिया जाता है। पिछड़ेपन तथा गरीबी को दूर करने के लिए हमें समस्या की जड़ में जाना होगा और सभी को समान अवसर देना होगा, चाहे वो बच्चा अनुसूचित जाति का हो या अनुसूचित जनजाति का हो या किसी पिछड़ी या उन्नत जाति का या किसी धर्म के अल्पसंख्यक समुदाय का हो। गुण तो सभी में होते हैं, लेकिन उन्हें अपने गुणों को विकसित करने के अवसर नहीं मिलते, और यदि ये उन्हें विकसित नहीं कर पाता तो देश के विकास के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। राजीव गांधी जब ये भाषण दे रहे थे, और अभी तो मैंने एक पन्ना आपको पढ़ के सुनाया है, राजीव गांधी जब ये भाषण दे रहे थे तब का राजनीतिक माहौल आप समझ लीजिए। तब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, देवीलाल उप प्रधानमंत्री। 1989 में कांग्रेस की हार के बाद देवीलाल के आगे बढ़कर वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की बात आप भी जानते हैं, और खुद वो उप प्रधानमंत्री बनकर संतुष्ट हो गए। लेकिन उनके समर्थक जो प्यार से देवीलाल को ताऊ कहा करते थे, वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने नारे लगाए, ताऊ पूरा तौलेगा, लाल किले से बोलेगा। जनता दल में वैसी ही फूट थी जो आज भी समाजवादी दलों में साफ दिखती है। देवीलाल रैलियां करने लगे। वीपी सिंह को लगा कि गद्दी बचाने के लिए कोई तुरुप का पत्ता तो चलाना ही होगा, और उन्होंने तुरुप का पत्ता मंडल आयोग की रिपोर्ट को माना, जो 1980 से ही कहीं धूल खा रही थी। वीपी सिंह ने ऐलान कर दिया कि वो मंडल आयोग की रिपोर्ट जारी करेंगे।
उन्हें लग रहा था कि इसमें पिछड़े वर्ग के वोटर्स उनके पीछे लामबंद हो जाएंगे और वो सियासी बढ़त ले लेंगे। वैसे ही जैसे आज विपक्षी गठबंधन के नेता जातिगत जनगणना को 2024 के लिए मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रहे हैं, तब कांग्रेस इस रिपोर्ट के खिलाफ थी और राजीव नेता प्रतिपक्ष थे। सुनिए राजीव गांधी आगे क्या कहते हैं, बहुत दिलचस्प है। यह है दूसरा पृष्ठ, ये 281 पेज और अब ये 282वां पेज। वो लिखते हैं, मैं इसे केवल सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों तक ही सीमित नहीं रखना चाहता। जब आप कुछ देना चाहते हैं, कुछ सकारात्मक कार्रवाई करना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ ठोस चीज दीजिए। आपको ये बात माननी होगी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो संभवतः पहले सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के रहे हों, लेकिन आज किसी भी स्थिति में उन्हें सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा नहीं कहा जा सकता। मैं एक उदाहरण देता हूं, राजीव फिर एक उदाहरण देते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो लगभग 10 या 15 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा और फिर बाद में राजनीति में आ जाता है और कैबिनेट स्तर का वो एक मंत्री बन जाता है। वो सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा है? वो सवाल पूछते हैं। बताइए, क्या वो सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा है? क्या वो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा है? क्या उसके बच्चों को मदद की जरूरत है? तो फिर एक माननीय सदस्य वहां से आवाज देते और पूछे, ऐसे कितने लोग हैं? तो राजीव गांधी कहते, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि ऐसे कितने लोग हैं। यदि ऐसा एक भी व्यक्ति है तो वो सहायता उस व्यक्ति को ना मिलकर किसी अन्य व्यक्ति को मिलनी चाहिए। असल बात तो ये है। तो ये राजीव गांधी ने उदाहरण देकर समझाया। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी तब मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध कर रहे थे। वो कांग्रेस के पुराने स्टैंड पर कायम थे, जो आजादी के बाद से ही कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड था। आगे वो क्या कहते हैं, ये 288 पेज है। वो आगे लिखते हैं, दूसरा मुद्दा जो हमारा एक राष्ट्रीय उद्देश्य होना चाहिए वो ये है कि जाति विहीन समाज है। बहुत गौर से सुनिएगा। दूसरा मुद्दा जो हमारा एक राष्ट्रीय उद्देश्य होना चाहिए वो ये है कि जाति विहीन समाज हो। संविधान अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के बीच पूरी तरह से अंतर स्पष्ट करता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा अंतर क्यों किया था? उनके मस्तिष्क में कुछ ना कुछ तो बात जरूर थी ना। आज हम उन अंतर को क्यों समाप्त कर रहे हैं? मैं आपके साथ सहमत हूं कि वास्तविकता यह है कि इस देश में जात पात का बहुत बड़ा स्थान है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, परंतु हमारा उद्देश्य क्या है? क्या हमारा उद्देश्य एक जाति विहीन समाज बनाना है? यदि हमारा उद्देश्य एक जाति विहीन समाज बनाना है तो निश्चय ही हमें हर कदम को जो हम उठाते हैं, हो सकता है कि हमने भूतकाल में गलतियां की हो और मैं स्वयं को भी इसमें शामिल करता हूं। और फिर आगे वो लिखते हैं, यदि आप, और उससे पहले राजीव गांधी ये मान रहे थे कि पिछड़े वर्ग के साथ ऐतिहासिक रूप से न्याय नहीं हुआ है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए विशेष मौके मिलने चाहिए, लेकिन ये विशेष मौके समाज का जाति बिरादरी के नाम पर बंटवारे कर कर नहीं मिलने चाहिए। वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे। वो ऐसे समाज की बात कर रहे थे जहां जाति नहीं हो, जाति विहीन हो। राजीव गांधी ने इस चर्चा में आगे क्या कहा, महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, सुनिएगा। यदि आप एक जाति विहीन समाज में विश्वास रखते हैं तो जो कोई भी आप बड़ा कदम उठाना चाहे वो ऐसा होना चाहिए कि आप एक जाति विहीन समाज की ओर ही बढ़ें और आप ऐसा कोई कदम ना बढ़ाएं जिसमें कि समाज जाति प्रथा की ओर यानी उसकी तरफ बढ़ जाए। दुर्भाग्यवश जो कदम आज आप उठा रहे हैं और जिस तरीके से आपने वो कदम उठाया है वो एक जातिवाद का फॉर्मूला ही है। ये राजीव गांधी की बात है।
और आज राजीव गांधी के ही पुत्र राहुल गांधी एक ऐसी व्यवस्था में विश्वास करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि इससे 2024 में एक वोट बैंक खड़ा हो जिससे उनको वोट मिले और वो आगे की राह अग्रसर करे किस बाबत, राजनीति के बाबत। लेकिन राजीव गांधी कह रहे थे 1990 में कि इस देश की परिकल्पना है जाति विहीन। क्या राहुल गांधी अपने पिता की नहीं सुनेंगे? अब आगे बढ़ेंगे और आज की एक और महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करेंगे। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद 2012 में हिंदुस्तान के सियासी इतिहास में एक क्रांति जो हुई थी उसका एक कोर मेंबर गिरफ्तार हो गया। दिल्ली के रामलीला मैदान पर अन्ना हजारे की अगुवाई में एक आंदोलन चला था। इसका मुख्य चेहरा कौन था? अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने एक सियासी पार्टी बनाई और उनके वादों और इरादों पर भरोसा कर दिल्ली के लोगों ने 3 बार उन्हें सत्ता सौंपी। अब मैं आपको 2 तस्वीरें दिखा रही हूं। एक तस्वीर दिल्ली के रामलीला मैदान की है जहां पर देश भर के हजारों लोग एक उम्मीद से जुटे थे, और दूसरी तस्वीर है 2021 में दिल्ली के शराब ठेकों के बाहर लगी भीड़ की। यह भीड़ उसी अन्ना आंदोलन के चलते बनी, सरकार की नीतियों की वजह से जमा हुई। यह नीति क्या थी? शराब बेचने की नीति। इस नीति में इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई और घोटाले के आरोप लगे हैं कि पहले दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल गए। आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हो गए। वो अपनी मां के पैर छूकर ईडी के साथ चले गए। जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, आम आदमी पार्टी ये कहने लगी कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। और जैसा कि रिवाज है, जब भी भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई होती है तो कुछ दलों को लगता है कि विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। ईडी के एक्शन पर आज विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया, पहले आप वो सुन लीजिए। संजय सिंह जी को जिस तरीके से बिना किसी सबूत, बिना किसी ठोस कारण गिरफ्तार किया गया है, निराशा है, हार का डर है, बौखलाहट है, डेस्परेशन है, जिसमें अब इस तरीके के उलझुल काम केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों से करा रही है। सैकड़ों अफसर इन्होंने ईडी के लगा दिए, सैकड़ों अफसर सीबीआई के लगा दिए, लोगों को अरेस्ट कर दिया, उनको टॉर्चर कर दिया, लेकिन अभी तक 1 रुपए का भ्रष्टाचार केंद्र सरकार और उनकी सारी एजेंसियां साबित नहीं कर पाई हैं, उसका सबूत नहीं दे पाई हैं। अब चुनाव आता जाएगा तो इस तरह का काम होता ही रहेगा। सरकार के खिलाफ बोलिएगा, भाजपा में रहिएगा तो आपको कुछ नहीं होगा, दाग धुल जाता है। अब भाजपा के खिलाफ रहिएगा, सच बोलिएगा, जनता की आवाज को उठाइएगा तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। तो विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया आपने सुन लिया। उधर बीजेपी क्या कह रही है? इस घोटाले के सूत्रधार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है और अगला नंबर उन्हीं का। देख रहा है कि जिस प्रकार का घोटाला, जिस प्रकार के गड़बड़ घोटाले उन्होंने किए, भ्रष्टाचार किए, उसमें अंतर्गत यही होना है जो आज हो रहा है। ये हम कई दिनों से कह रहे हैं कि सबके सब इसमें लिप्त हैं। अरविंद केजरीवाल उनके किंग पिंग हैं, सिसोदिया इसके आर्किटेक्ट थे। हमने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया इनके आर्किटेक्ट थे। अब तो जवाब देना पड़ेगा संजय सिंह को कि वह पैसा कहाँ का ठिकाने लगाया। इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज इंक्वायरी कर रहे हैं, उन्हें पता होगा, लेकिन एक साधारण तौर पे हम बोल सकते हैं कि जो भी शामिल है और खास तौर से जो ब्रेन्स बिहाइंड दिस करप्शन है, वहां तक तो पहुंचना ही चाहिए। पहले करेंगे भ्रष्टाचार, उसको बनाएंगे शिष्टाचार, कार्रवाई होगी तो खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड, कहेंगे अत्याचार। इनको लगता है भ्रष्टाचार इनका जनसिद्ध अधिकार। आज जब संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं तो यही विक्टिमहुड कार्ड मनीष सिसोदिया के लिए खेला था। झुंझुना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अरे भाई, कोर्ट ने उनको आज तक राहत नहीं दी, 7 महीने हो गए। ये तो सियासत की बातें हैं जो हमेशा से होती आई है, होती रहेंगी, लेकिन इस घोटाले की पूरी तरह से पड़ताल करना तो जरूरी है। ये पूरा घोटाला जिस शराब नीति से जुड़ा है उसे दिल्ली सरकार नवंबर 2021 में लेकर आई थी।
लेकिन लागू नहीं किया, यू टर्न ले लिया। याद रखिएगा, तब खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाली दिल्ली सरकार ने क्या दलील दी थी कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म हो जाएगा, सरकार को ज्यादा रेवेन्यू आएगा। लेकिन जब इसका खुलासा हुआ तो सरकारी एजेंसियों ने माना कि इस नीति के बहाने एक बड़ा खेल हो गया है। इससे माफिया राज भी मजबूत हो गया है और सरकार का रेवेन्यू तो कम हुआ ही है। मैं आपको पूरी टाइमलाइन बताती हूँ। दिल्ली का शराब घोटाला कब हुआ और कैसे शुरू हुआ। 17 नवंबर वो तारीख थी, साल था 2021, नई शराब नीति लागू हुई। 22 जुलाई 2022 एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। 1 सितंबर 2022 पुरानी शराब नीति दोबारा लागू हो गई। 26 फरवरी 2023 मनीष सिसोदिया अरेस्ट कर दिए जाते हैं। 4 अक्टूबर 2023 सुबह 7 बजे संजय सिंह के घर पर ईडी की रेड पड़ती है। 4 अक्टूबर 2023 शाम 5:30 बजे संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दिल्ली का शराब घोटाला बेसिकली सरकार में शामिल लोग और शराब बेचने से जुड़े लोगों और कंपनियों की मिली भगत से हुआ है। अब तक जिन लोगों से इस घोटाले के तार जुड़ चुके हैं, उनके नाम और उनकी भूमिका क्या है वो भी जान लीजिए। दिल्ली शराब घोटाले के किरदार आपके सामने हैं। पहले नंबर पर है मनीष सिसोदिया, पूर्व डिप्टी सीएम, फिर एजी कृष्णा, पूर्व कमिश्नर एक्साइज, आनंद तिवारी, पूर्व डिप्टी कमिश्नर एक्साइज, पंकज भटनागर, ये भी एक्साइज के असिस्टेंट कमिश्नर। ये चारों लोग सरकार और प्रशासन की तरफ से इसमें शामिल थे। तो शराब विक्रेता जो कंपनियां थीं और दलाली के जो आरोप जिन पर लगे हैं वो कौन कौन थे, अब वो देख लीजिए। अमनदीप ढाल, ये डायरेक्टर थे ब्रिडको सेल्स के। विजय नायर, पूर्व सीईओ ओनली मच लाउडर और बहुत करीबी भी रहे हैं अरविंद केजरीवाल के। समीर महेंद्र, एमडी इंडो विजय नायर, पूर्व सीईओ ओनली मच लाउडर। और उसके बाद समीर महेंद्र जो कि एमडी है इंडो स्प्राइट्स ग्रुप के। दिनेश अरोड़ा जो कि अब सरकारी गवाह बन चुके हैं, लेकिन उस वक्त इनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसके बाद अमित अरोड़ा का भी नाम आया जो कि बड़ी रिटेल के डायरेक्टर है। सनी मारवा, ये ऑथराइज सिग्नेटरी थे महादेव लिकर्स के। और अरुण रामचंद्र पिल्लई, इनका भी नाम बहुत जोरों शोरों से उठा था। अर्जुन पांडे भी उनमें से एक नाम था। ये जो पूरा एक्शन हुआ है वो ईडी और सीबीआई की जांच के बाद जो कार्रवाई की गई उसके केंद्र में दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया के होने के आरोप हैं। और इस जांच की आंच अब आम आदमी पार्टी के संजय सिंह समेत कुछ और नेताओं और शराब कारोबारियों पर पहुंच चुकी है। इस शराब नीति में क्या खेल हुआ है, अब वो भी आसान शब्दों में समझ लीजिए। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति से शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने में से कुछ डीलर्स को लाभ मिलने और शराब डीलर्स से चुनाव के लिए फंड जुटाने का आरोप लगा, जिसके बाद दिल्ली के जो उप राज्यपाल हैं उन्होंने मुख्य सचिव से शुरुआती जांच करवाई। और इस जांच की रिपोर्ट में जब धांधली की आशंका नजर आई तो इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने मामले में 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया है। मनीष सिसोदिया को इस घोटाले का किंग पिन बताया गया है। और उन पर आरोप क्या लगे हैं? कोरोना काल में नुकसान की भरपाई के लिए शराब बेचने वाली कंपनियों की 144 करोड़ 36 लाख रुपए के लाइसेंस फीस माफ कर दी इन्होंने। L1 के टेंडर में शामिल एक कंपनी की 30 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी कंपनी को वापस कर दी गई। विदेशी शराब और बियर के केस पर मनमाने ढंग से 50 रुपए प्रति केस की छूट दे दी गई, जिसका फायदा कंपनियों ने उठाया। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 2 जोन के ठेके दे दिए गए। कार्टेल पर पाबंदी के बावजूद शराब विक्रेता कंपनियों के कार्टेल को लाइसेंस दे दिया गया। बिना एजेंडा और कैबिनेट नोट सर्कुलेट करवाए कैबिनेट में मनमाने तरीके से प्रस्ताव पास करवा दिया गया। शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए ड्राई डे की संख्या 21 से घटाकर 3 कर दी गई। मास्टर प्लान के नियमों का उल्लंघन करते हुए नॉन कन्फर्मिंग इलाकों में शराब के ठेके खोलने की इजाजत दे दी गई। ठेकेदारों का कमीशन 2.5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। 2 जोन में शराब निर्माता कंपनी को रिटेल सेक्टर में शराब बेचने की इजाजत दे दी गई। एलजी की मंजूरी के बगैर 2 बार पॉलिसी को एक्सटेंड भी कर दिया गया और मनमाने तरीके से डिस्काउंट ऑफर भी दे दिए गए। इससे कुछ कंपनियों को
बहुत फायदा हुआ और आरोप यह है कि कंपनी ने जो फायदा कमाया उसका फायदा फाइनेंशियली पार्टी को पहुंचाया। इसी आरोप के जांच हो रहे हैं। अब तक की जांच के आधार पर यह कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला है और जब मामला आगे बढ़ा तो कुछ महीनों में इस नीति को वापस ले भी लिया गया, इसी आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से। जब सीबीआई और ईडी दोनों ने इसकी जांच शुरू की तो इसके तार दिल्ली से लेकर दूसरे राज्यों के नेताओं और शराब कारोबारियों से जुड़ते हुए दिखे। इनमें से कई सरकारी गवाह अब बन चुके हैं। अब इस बात को समझिए कि आखिर शराब घोटाले में संजय सिंह का रोल क्या है, जो आज गिरफ्तार हुए हैं। ईडी ने अपनी चार्जशीट में यह आरोप लगाया था कि शराब घोटाले के आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी और इस बैठक में संजय सिंह भी मौजूद थे। ईडी के सामने दिनेश अरोड़ा ने जो बयान दिया उसके मुताबिक वो सबसे पहले किसी कार्यक्रम में संजय सिंह से मिले थे। इसके बाद वो मनीष सिसोदिया के संपर्क में आए। सूत्र कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी नेता ने दिल्ली चुनाव से पहले से फंड जुटाने का जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, शायद वहीं पर मुलाकात हुई। इस घोटाले में शामिल कारोबारी और अब सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने ईडी को जो बयान दिया उसे और विस्तार से समझिए, जिसके बाद संजय सिंह लगातार जांच के घेरे में आते गए। दिनेश अरोड़ा का खुलासा ये हुआ कि उसने सीएम आवास पर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वहां पर मौजूद थे, उनसे भी मुलाकात हुई। ये मुलाकात संजय सिंह ने करवाई थी। उसने संजय सिंह के कहने पर 32 लाख रुपए का चेक भी संजय सिंह को दिया था। संजय सिंह की आज की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए कोई नई बात तो नहीं है। दिल्ली सरकार के दो बड़े मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में पहले से ही जेल में है। संजय सिंह तीसरे बड़े नेता है, वो भी जो है आज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनके अलावा सोमनाथ भारती, अमानतुल्लाह और ताहिर हुसैन जैसे नेता भी जेल की हवा खा चुके हैं। ये तो भ्रष्टाचार और कानून तोड़ने वाली बात थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अपनी लाइफस्टाइल को लेकर भी सवालों के घेरे में रहे हैं। केजरीवाल पर क्या आरोप लगा? उन्होंने दिल्ली में सरकारी खर्च पर जो अपना आवास बनाया है उसमें उन्होंने 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए, वो भी बिना कानूनी इजाजत के। कॉन्ट्रैक्ट देने से लेकर निर्माण में बड़ा घोटाला हुआ। गृह मंत्रालय ने इसकी सीबीआई से जांच कराने के आदेश दे दिए हैं और इस पूरी इमारत में सब कुछ आलिशान है। करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लाखों रुपए के पर्दे हैं, लाखों रुपए का फर्नीचर है, लाखों के गेट हैं, लाखों की लाइटें हैं, लाखों की टाइल्स हैं। और कैसे ये बंगला बनाया गया वो भी आपके सामने है। ये बंगला कैसे न्यारा बना, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए कितने खर्च किए गए, स्टोन मार्बल फ्लोरिंग के लिए कितना पैसा लगा, पर्दों से लेकर फायर फाइटिंग सिस्टम से लेकर इलेक्ट्रिक जो फिटिंग होती है, वार्डरोब एक्सेसरीज होती हैं, वो तमाम किचन अप्लायंसेस हैं। ये वो सारे खर्चे हैं जो एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो तय लिमिट है उसे क्रॉस करते हुए यहां खर्च किया है। तो उन पर इतने संगीन आरोप जो लगे हुए हैं उसका क्लैरिफिकेशन तो देना होगा। और जो आपराधिक केसेस दर्ज हुए हैं उन पर जांच ईडी और सीबीआई की तरफ से होगी। और जांच की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप भी चाहेंगे कि जो सच है वो सामने आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी स्टोरी अब आपके सामने रखनी है जिसके लिए मुझे लगता है हमें आईने की जरूरत होगी। आपके घर में अगर कहीं आईना है या तो उसे लेकर बैठ जाइए या फिर अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि इस आईने में खुद को देखकर आपको कुछ सवालों का जवाब देना है और खुद से आज बात करनी है। जनसेवा की बात करने वाले, जनसेवा के बड़े बड़े दावे करने वाले जब अपने दावों से मुकरते हैं, जब अपने वादों से, अपने मुनाफे के लिए उन वादों को तोड़ते हैं, तब घोटाले सामने आते हैं। ठीक ऐसा ही दिल्ली में जहां ईडी की टीम शराब घोटाले के दावे कर रही है, कुछ ऐसा हुआ है जो हमारी सोच के घोटाले को उजागर कर रहा है। जब इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे तो यह घोटाला होता है।
उसे ना तो डिसिप्लिन याद रहता है, अनुशासन ना याद रहता है और ना जिम्मेदारी। तब वो तस्वीरें आते हैं जो देश की राजधानी दिल्ली को ही नहीं, देश में रहने वाले हर एक जिम्मेदार व्यक्ति को शर्मसार करती है। इस तस्वीर को जो मेरे बगल में चल रही है, बहुत गौर से देखिए। इस तस्वीर में एक महिला है, इसके हाथ में 4-5 गमले हैं और खाली गमले हैं, और उसी तस्वीर में एक बच्ची भी है और इस बच्ची के हाथ में भी एक गमला है। वो कहावत है ना, राम नाम जपना पराया माल अपना। इन तस्वीरों में यही हुआ है। गमले सरकारी हैं, हर सरकारी चीज को भारतीय अपना ही मानते हैं, और अपना वैसे नहीं मानते जैसे हम अपने घर का सोफा मानते हैं, अपने घर की कालीन मानते हैं। अपना मतलब ये तो मेरा हक है भाई, ये तो मेरे घर में होना चाहिए। कुछ ही दिन पहले की तो बात है, भारत ने भारत मंडपम की शान और शौकत देखी, उसकी खूबसूरती देखी। सजावट के लिए सड़कों पर गमलों में पौधे लगाए गए और महंगे महंगे पौधे लगाए गए। इमारतों को रंगा गया, सड़कों को बनाया गया, सड़कों की दोनों तरफ महंगे महंगे पौधे लगाए गए। अलग अलग रंग के वो पौधे खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। लेकिन G20 सम्मेलन अब बीत चुका है ना, अब तो बाकी की मीटिंग्स बचती है। तो सम्मेलन बीता और गमलों पर भारत के आम लोगों ने कब्जा जमा लिया, और जो कुछ गमले बाकी बचे भी हैं उन पर कब्जा होता चला जाएगा, यकीन मानिए। G20 सम्मेलन से पहले और सम्मेलन खत्म होने के बाद भारत मंडपम की सड़क से गुजरना स्वर्ग में होने की अनुभूति करा रहा था, लेकिन वही स्वर्ग अब उजड़ रहा है, वीरान होता जा रहा है। सड़कों पर गमलों की जगह मिट्टी के ढेर बचे। और पता है क्यों? क्योंकि जो गमला है, जिस गमले में पेड़ है या पौधा है, उसको उलट दिया जाता है और गमला उठा के घर ले जाया जाता है। घर को गमले में बाल्टी की तरह इस्तेमाल करने के लिए चुरा लिया जाता है। जनता की एक ऐसी करतूत सामने आ रही है जिसके बाद लगातार लोग हैरान हैं। भैरव मार्ग पर ये तमाम गमले लगाए गए थे जो दिल्ली को सौंदर्यीकरण को लेकर एक अनोखी पहल की गई थी, जिसको दुनिया भर ने सराहा था। लेकिन अब दिल्ली की जनता ने, कई लोग ऐसे हैं जो इन गमलों को चोरी करके लेकर जा रहे हैं। आप देखिए, तमाम गमले निकाल लिए गए हैं। ये फूल उन तमाम उस जब गमलों में थे जिनको बाहर निकाल के फेंक दिया गया है और गमला चोरी कर लिया गया। भैया वैसे तो कार वाले आते, उठा के ले आते, गमले की पलटी मारी, मिट्टी नीचे पड़ी है, पेड़ नीचे पड़े, गमला उठाया, गाड़ी में रखा, 9-2-11। जो गाड़ी आ जाती है, 2 गमले उठा लिए, 1 गमला उठा लिया, गाड़ी में डाल दिया, अपने चल पड़े। कितने बजे वो लोग आते हैं? कितने बजे आते हैं? ये टाइम का तो कोई पता नहीं होता, टाइम का तो वैसे पता नहीं, लेकिन रात के टाइम जाते टाइम में। कितनी शर्म की बात है, ये दिल्ली की हकीकत है। कोई भी चीज हो, बस इतना लगे कि वो घर में इस्तेमाल हो सकती है तो उसे ले चलते हैं, फिर उसे कोने में कहीं पटक ही क्यों ना दे, पर लगेगा ना पराया माल अपना। फिर चाहे वो सड़क पर लगने वाला कोई पत्थर ही क्यों ना हो, सड़क पर लगाया गया कोई गमला ही क्यों ना हो। हालांकि ये भी सच है कि इन गमलों की देखरेख करने वाला अब कोई नहीं है। पौधे सूख चुके हैं, पौधों में पानी डालने तक की जिम्मेदारी किसी की नहीं है, तो फिर दिल्ली सुंदर दिखेगी कैसे? इससे वो ठीक नहीं हो जाता जो दिल्ली में हो रहा है। सिर्फ दिल्ली में ही क्यों, कुछ दिन पहले गुरुग्राम में भी तो पौधे चुराने का वीडियो सामने आया था। यानी हालात सभी जगह एक जैसे हैं। और एक बार फिर आपको वो तस्वीर देख लेनी चाहिए। एक तो ये वाली तस्वीर है, महंगी गाड़ी लग रही है, भाई साहब उठा रहे देख गमले पर गमले, जैसे इनके पिताजी की संपत्ति है। और अब ये तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर तो बहुत दुख दे रही है। क्यों? क्योंकि इस तस्वीर में आपका आने वाला कल भी है। वो बच्ची अपनी माँ से सीख रही है। उस बच्ची ने देखा कि माँ ने 4 गमले चोरी किए हैं, वहां सड़क से उठाए हैं, तो लो एक गमला मैं भी ले लूं। और कभी किसी बच्ची के लिए उसकी माँ गलत हो सकती है, तो अगर माँ गलत नहीं तो कल को ये बच्ची भी अपने आप को गलत नहीं मानेगी। ये माँ जो अपने साथ खाली गमले ले जा रही है, ये अपने बच्चे को यही तो शिक्षा दे रही है, राम राम जपना पराया माल अपना। जो सरकार की संपत्ति है वो अपने घर की है। क्या सीखेगा ये बच्चा? क्या इस बच्चे को नहीं लगेगा कि चोरी करना ठीक है? ये नहीं सीखेगी कि सड़क पर रखी चीज उठा सकते हैं? क्या ये नहीं सीखेगी कि सरकारी संपत्ति पर अपना अधिकार है? और अधिकार जिम्मेदारी के साथ नहीं है,
अब आप सोचिए, स्कूल में टीचर ने पढ़ाया चोरी करना पाप है, बुरी बात है, लिखा, उसने पढ़ा भी बच्ची ने, चैप्टर पे चैप्टर इसी बात को लेकर, कहानियों पर कहानियां इसी बात को लेकर, लेकिन प्रैक्टिकली वो क्या देख रही है? मम्मा गमले चुरा रही है। क्या इस बच्चे को टीचर का दिया हुआ सबक याद रहेगा? वो तो कथनी थी, करनी क्या है? मां गमला चुरा रही है। नैतिकता की किस पाठ को बताइए ये बच्चा सही माने में सीखेगा? हिंदुस्तान की बहुतायत आबादी इस तस्वीर में फिट बैठती है, यकीन मानिए। हम कानून को, नियमों को, सरकारी संपत्ति को कुछ नहीं मानते हैं। और बच्चों को यही चीज कंफ्यूज करती है कि वो स्कूल में तो कुछ और पढ़ते हैं, माँ बाप तो हमारे कुछ और कह रहे हैं। बच्चे को स्कूल में कुछ कहा जाता है और परिवार के लोगों से बच्चे को शिक्षा प्रैक्टिकली कुछ और मिलती है। स्कूल में क्या सिखाते हैं? कचरा हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए। और पेरेंट्स क्या करते हैं? बेटा ये थैला उठाना, वो बगल की सड़क पर डाल आना, कचरा सड़क पर फेंक देना। यानी बच्चा क्या सीख रहा है और किसकी बात को वो सही मानेगा? हमारा बर्ताव जगह के हिसाब से बदल जाता है। दिल्ली मेट्रो में तो हम बड़ा साफ सुथरा सब कुछ रखते हैं। दिल्ली मेट्रो में सफर करेंगे तो कचरा अपने बैग में या जेब में रख लेंगे। मेट्रो से बाहर निकलते ही सड़क कचरा पेटी में तब्दील हो जाती है और फिर क्या करते हैं? जेब से निकालते हैं और सड़क पर फेंक देते हैं। कचरे को सड़क पर फेंकने में जरा भी झिझक नहीं होती। गाड़ी का शीशा नीचे करके और बाहर चीजें फेंकने में कोई झिझक नहीं है। बाइक चलाते हुए इधर से उधर थूकने में कोई झिझक नहीं है। भारत में जो सबसे बड़े विद्वान हुए ना, उनमें शुमार है आचार्य चाणक्य। उनकी नीति थी क्या? जैसा राजा वैसी प्रजा। लेकिन लोकतंत्र में यह वाक्य बदल गया है और बदल जाएगा अगर इस तरीके की हमारी हरकतें रही। हमारे प्रधानमंत्री सफाई के बारे में बार बार कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान बाकायदा चलाया गया है। तो जो सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं, वो जब इस तरीके से गमले चुराते हुए, नियमों को तोड़ते हुए, कचरा सड़कों पर फेंकते हुए अगर जनता को देखेगी तो मन में क्या विचार आएगा कि ये करने का क्या फायदा है? ये तो ढाक के तीन पात होता है मामला। क्या हम लोग इस बात को अमल कर रहे हैं, अमल में लाने के लिए तैयार भी हैं? बीते रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लेटेस्ट तस्वीर है, स्वच्छता अभियान चलाया था। लेकिन हमने उस अभियान से क्या सबक लिया है? ये अलग बात है कि सफाई हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है, लेकिन सिर्फ घर की। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है। वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ। आपको पता है 2022 का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक क्या कहता है? दुनिया का सबसे साफ मुल्क है डेनमार्क, दूसरे नंबर पर है ब्रिटेन, तीसरे पर है फिनलैंड और भारत इस इंडेक्स में आखिरी पायदान पर यानी 180वें नंबर पर है। 2023 की वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू क्लीनलीनेस रिपोर्ट दुनिया का सबसे साफ देश डेनमार्क को बताती है। दूसरे नंबर पर लग्जमबर्ग यानी तीसरे नंबर पर है और उसके बाद तीसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड। भारत इस सूची में भी सबसे आखिरी कतार में है। हालांकि ये भी सच है कि इस तरह के सूचकांक में भारत को जानबूझकर कमतर आंका गया है। इस सूचकांक पर हमें भी बहुत यकीन नहीं है, लेकिन अगर किसी गलत चीज से भी कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो क्यों ना उसे लिया जाए। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश जहां सड़कों से बदबू आती है, जहां खड़े रह पाना तक संभव नहीं है, उस देश को भी भारत से ऊपर रखा जाता है। तो मैं इस सूचकांक पर भले ही यकीन ना करूं, लेकिन आपको जगाने के लिए ये बताना जरूरी है कि दुनिया के खूबसूरत मुल्कों की अगर जो लिस्ट आई है उसमें हम कहां खड़े हैं। People in Europe didn't look that happy. People to him in India looked very happy. Now, I'm not necessarily saying I'll make an index out of it, but look, these are all mind games which people play. लेकिन बस आपसे ये कहना है कि बच्चों को स्कूल में जो सिखाया जाता है
और जो हम लोग उनके सामने करते हैं उसमें क्या ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इसीलिए कह रही हूँ, आईना लेकर बैठिए, अपने आप से कुछ सवाल पूछिए। क्या आप सड़कों पर नियमों का पालन करते हैं? हेलमेट लगाते हैं? गाड़ी को रॉन्ग साइड ले जाने से हमेशा कतराते हैं? लाल बत्ती जंप तो नहीं करते हैं? और इन सवालों के जवाब क्या है? इस साल 2023 के ट्रैफिक इंडेक्स के आंकड़े जो भारत की सच्चाई बताते हैं वो भी देख लीजिए। इन आंकड़ों में भारत की पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, ये भी बताते हैं कि हम यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति में हैं। ट्रैफिक नियम नहीं मानने वाले देशों में पहले नंबर पर नाइजीरिया है, दूसरे पर श्रीलंका है और तीसरे नंबर पर बांग्लादेश है। भारत का नंबर यहाँ 8वां है। सबसे बेहतर ट्रैफिक नियम मानने वाला देश कौन है? ऑस्ट्रिया। भारत में ट्रैफिक नियम मानने को हम तैयार ही नहीं हैं, फाइन देने के लिए तैयार हैं। पुलिस वाला रोकेगा तो गाड़ी से उतरकर उससे लंबी बहस करने को तैयार है, बड़ा वक्त है उसके लिए। और तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है? रुक अभी बताता हूं। 1 किलोमीटर आगे जाकर सही तरीके से टर्न लेने में हम हिचकिचाते हैं, वक्त नहीं होता हमारे पास। रॉन्ग साइड ड्राइव करने का तो अलग ही मजा होता है हम लोगों में, बड़ा प्राइड देता है ये। क्या भारत ऐसे 2047 तक विकसित हो जाएगा? आप अपने आप से ये सवाल पूछिए। 1.5 लाख लोगों की मौत सड़क हादसे में होती है हर साल। करीब 1130 सड़क हादसे होते हैं। मौत का एवरेज रोजाना 422 है। हर घंटे 47 सड़क हादसे होते हैं, 18 लोगों की मौत होती है। लेकिन ट्रैफिक नियम हम नहीं, बाकी सबको फॉलो करने हैं। सीट बेल्ट हम नहीं लगाएंगे जब तक बहुत जोर से वो टैं 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 ना करने लगे। रॉन्ग साइड ड्राइव हम करेंगे, हेलमेट हम नहीं पहनेंगे। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब ये उंगली इस तरफ इशारा कर रहे हैं ना कि सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, सिस्टम खराब है, अधिकारी खराब है, तो इन 3 उंगलियों को भी देख लें। हम अपना अधिकार तो मांगते हैं, लेकिन ये 3 उंगलियों की जिम्मेदारी निभाने से कतराते हैं। और जब तक ये 3 उंगलियां नहीं मुट्ठी में तब्दील होगी सिस्टम के साथ, तब तक हम ना तो अच्छे सिटीजन बन पाएंगे और ना ही ये मुल्क आगे बढ़ पाएगा। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसका पालन करें। और मैं बताती हूँ एक बहुत शानदार किस्सा, हमारे महात्मा गांधी का किस्सा। महात्मा गांधी से एक औरत मिलने के लिए पहुंची। अपने बच्चे को लेकर उसके दिल में शिकायत थी। उन्होंने गांधी जी से कहा कि बहुत गुड़ खाता है। उस वक्त चॉकलेट और ये सब तो नहीं होती थी, तो गुड़ बहुत खाता है, इसके दांत खराब हो गए। तो गांधी जी ने उस महिला को कहा, तुम 15 दिन बाद आना। महिला ने महात्मा की बात मानी, 15 दिन इंतजार किया और 15 दिन बाद पहुंची। और फिर उसने कहा कि बच्चे ने गुड़ का खाना कम नहीं किया है, गांधी जी आपने कहा था 15 दिन बाद आना। तो गांधी जी ने कहा कि बेटा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा मत खाया करो, दांत खराब हो जाएंगे। महिला ने अटपटे और अनमने मन से उसे सुना और फिर कहा कि ये बात तो आप 15 दिन पहले भी तो कह सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने 15 दिन का वक्त इसलिए मांगा था ताकि मैं खुद गुड़ खाना कम कर दूं। जब तक मैं कम नहीं करूंगा, बच्चे को हिदायत कैसे दूंगा? यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि जब तक आप कुछ नहीं करेंगे, पहल आपकी तरफ से नहीं होगी, तब तक आप दूसरों को हिदायत कैसे दे पाएंगे? इसीलिए जरूरी है कि आप वो जिम्मेदारी उठाइए। अरे मेरे अकेले से क्या हो जाएगा, ये एटीट्यूड छोड़ दीजिए। आप कीजिए, बूंद बूंद से सागर बनता है। और अब मुझे इजाजत दीजिए, देखते रहिए भारत 24।